अस्सलाम वालेकुम। कितनी बुरी बात है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और अब्दुल्ला से हम पूछें कि हंसी क्यों थी, या फिर हमें समझ आ गई है कि ये हंसी क्यों? नहीं पता क्या, हंसना नहीं चाहिए। बहुत सारे सबक हैं जो हमें हासिल करने चाहिए। एंड आई गेस द इंडियन क्रिकेट बोर्ड, आई होप कि ज़रा गौर व खौस करें अपने अतवार पर, अपने रवैयों पर, अपनी स्ट्रैटेजीज़ पर। इंडियन टीम जो अपनी IPL को दुनिया के किसी भी वर्ल्ड कप या ICC के किसी भी टूर्नामेंट से बड़ा गर्दानती है, अब क्यों रो रही है भाई? आपके लिए तो IPL अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार जाने पे सफ़े मातम क्यों बिछाए बैठे हैं? देयर शुड बी नो कंप्लेंट्स। इट वाज अ गेम, अ फेयर एंड स्क्वायर। एक टीम जीती, द बेटर टीम, द टीम दैट प्लेड बेटर वन। तो इसमें इतना रोले की क्या ज़रूरत है? लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कहें, और हम क्यों कुछ कहें, हम तो कुछ भी नहीं कहेंगे, एक्सेप्ट कि मेरा बड़ा शौक था कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो। वो अब नहीं हो पाएगा। लेकिन जो इंडियन टीम के साथ इंडिया ने कर दी है ना, उससे तो मैं कहती हूँ अस्तगफार बे। क्योंकि जब हम हारते हैं, पाकिस्तान हारता है, तो ओके फाइन, हमें थोड़ा सा उदासी होती है, गुस्सा चढ़ता है, उसके बाद आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन इंडिया में इंडियन मीडिया, इंडियन लोग, सोशल मीडिया पे अगर आप देख तो लें, अगर आप एक वो हम एक्चुअली सुना इसलिए नहीं सकते क्योंकि एक चैट बड़ी वायरल हुई जो कि ट्विटर स्पेस की गुफ्तगू है इंडियन फैंस की। अस्तगफिरुल्लाह, आई कुडंट इमेजिन, आई कुडंट बिलीव कि इस किस्म के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं फॉर अ टीम दैट ओके फाइन भाई लूज कर गए, सो व्हाट। तो मुझे हमदर्दी हो रही थी ऑलमोस्ट। कि हम ठीक है सर पे सवार करते हैं, लेकिन वो अपने आसाब पे तारी कर लेते हैं। पाकिस्तान का फाइनल में पहुंच जाना उनके सीने पर मूंग डल रहा है, ये बात तो है। असल में मसला ये हुआ है। अब ये कल जो इंग्लैंड ने उनके साथ किया, या तो होता ना कोई वन साइडेड मैच ना होता, ज़रा फाइट करके हारती। ज़्यादती भी तो हुई है ना इंडियन फैंस के साथ कि माशाल्लाह 10 विकेटों से जीता है इंग्लैंड। एलेक्स सेल्स, जोस बटलर ने बेड़ा गर्क कर दिया इनका। डेफिनेटिव किस्म की विक्ट्री। वैसे जब वो खेल रहे थे और मुझे नज़र आ ही गया था कि ये जीत जाएंगे मैच इंग्लैंड, तो मुझे खौफ आना शुरू हो गया था फ्रॉम संडे, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था अपने लिए, क्योंकि मैं कह रहा था कि यार चलो थोड़ी बहुत तो विकेटें गिर जाएं, ज़रा कुछ रह जाए मामला। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बट एट द एंड ऑफ द डे जो फाइनल होता है ना, जो कि संडे को होगा, जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में होगा, वो टॉप 2 टीम्स, यानी आउट ऑफ एवरी अदर टीम, आउट ऑफ द होल आपको पता ही है कि ग्रुप्स बने होते हैं, उनमें से जो टॉप टीम्स होंगी, तो हम जीते या हारे, वी विल स्टिल बी एट द टॉप। हाँ। तो बाकी टीमें तो निकल ही गई ना, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया, मतलब यू नेम इट, एवरीबडी एल्स इज आउट, इट्स जस्ट इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। सो मे द बेटर। और बारिश के भी इम्कानात हैं। एंड पहले तो ज़रा टेंशन थी कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो, हुमा को ज़रा ज़्यादा ख्वाहिश थी, मैं उस एंग्जाइटी के लिए तैयार नहीं था जहनी तौर पर। लेकिन ये भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया इस तरह से बाहर हो जाएगा। ऑल्दो हो गया, बहुत से सवालात उठ रहे हैं, रोहित शर्मा की फिटनेस तक पे सवालात उठ रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने ऑल्दो बड़ी अच्छी इनिंग खेली, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन उनकी टीम के कोई काम नहीं आ सका। हुआ क्या है जनाब के जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने चौको छक्कों की बारिश करके 169 रन का हदफ 16वें ओवर में ही पूरा कर दिया। अंदाज़ा लगाएं आप, इंग्लैंड के हाथ तो इबरतनाक का लफ्ज़, अगर आपने उसकी डेफिनेशन, उसका अमली मुजाहिरा आपने देखना हो ना कि इबरतनाक शिकस्त क्या होती है, तो एक वो थी जब हम जीते थे इनसे 10 विकेटों से 152-0 पाकिस्तान, और एक ये 169-0 पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों। इबरतनाक शिकस्त का जख्म जो था, मुझे लगता है किसी ने ताज़ा नहीं किया, वो जख्म खुरेच दिया है। उसमें ज़रा ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब 2022 वर्ल्ड कप का इख्तिताम भी 10 विकेटों की शिकस्त के साथ ही हुआ है, और अब 2 साल मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा। आई गेस इट्स हाई टाइम दैट थोड़ी सी ह्यूमिलिटी अपने अंदर लेके आएँ, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करें। और ये बात दुरुस्त है कि अभी IPL शुरू होगा, ये सारा कुछ भूल जाएंगे, लेकिन भाई मतलब कम ऑन, देयर इज एन ICC as well and there are world cups as well। हाँ, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि मतलब इसको बहुत से अल्फाज जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे शर्मनाक शिकस्त भी कहा जा रहा है। इट्स अ गेम, एट द एंड ऑफ द डे हो गया। लेकिन भारतीय मीडिया ने जो किया है, मतलब उनका गुस्सा, उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स, उनकी अगर आप स्पेसेस, उनके टेलीविज़न, अब तो आपको पता है कि सोशल मीडिया पे सब कुछ आ ही जाता है। दैट वाज बैड। मतलब मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि इस सिचुएशन में जब अगर इंडियन टीम को घर जब वापस जाना होगा तो उनको तो अंडे ही पड़ने वाले हैं। करके जाएंगे। हम बहुत सारा मटेरियल तो आपसे नहीं शेयर कर सकते, पर्टिकुलरली जो सोशल मीडिया पे हो रहा था उनके खिलाड़ियों, टीम के साथ और बोर्ड के साथ, लेकिन जो हम
दिखा सकते हैं वो देख से बोलते हैं। हम जैसा तो कोई इंटिमिडेट होकर दिल पकड़ के थाम के बैठ जाए। रोहित शर्मा पे अब बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, आपको पता है कि रोहित शर्मा, मुझे रिमाइंड मी कि जब हमारे साथ होता है, क्योंकि हर किसी का अच्छा बुरा वक्त आता है, आर वी लाइक दैट एज वेल? आई होप नॉट एंड वी आर नॉट लाइक दैट। एंड आई मीन तनकीद करते हैं हम लोग भी, लेकिन हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं और हमारा दिल ज्यादा टूटता है तो हम मतलब किसी पे पिल थोड़ी पड़ते हैं। और जब दिल टूटता है बड़ा, बिल्कुल मुझे बल्कि समझ आ गई है, लेकिन मतलब जब दिल टूटता है तो थोड़ा सा गम तो होता है, लेकिन इतना गुस्सा कि इनकी तो टोन। अच्छा रोहित, आपको पता होगा कि मुंबई इंडियंस के कप्तान भी हैं और ये बड़े इन्फ्लुएंशियल एक बिजनेस ग्रुप की टीम है, बड़ी इन्फ्लुएंशियल इंडिया की अमीर तरीन फैमिली है। सो वो हम वही बिल्कुल। सो वहाँ से उनको प्रमोट करने का सिलसिला शुरू हुआ। अब अचानक से इंडियन मीडिया और इंडियन फैंस जो हैं उनकी फिटनेस पे भी सवालात उठा रहे हैं और अच्छा खैर आगे रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। बहरहाल अब संडे को आपको पता ही है क्या होने वाला है कि मेलबर्न में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा, जिसके लिए एक टेंशन भी है, एक एक्साइटमेंट भी है और चेयरमैन PCB रमीज़ राजा पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल ज़रूर जीतेगा। सेटिस्फाइड हूँ कि, और मुझे एक क्वाइट कॉन्फिडेंस भी है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे, इंशाल्लाह। दुआएं हैं और ये टीम जो है यहाँ तक पहुँच गई है। जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ी सी रोड इन्होंने मोटरवे के बजाय कोई खड्डे वाली रोड ले लिया, बट ये पहुँच गए हैं वहाँ तक। यानी इनको एक क्वाइट कॉन्फिडेंस है, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है। अच्छा, मौजूदा इवेंट में 92 के वर्ल्ड कप का स्क्रिप्ट दोहराए जाने की बहुत बातें हो रही हैं और बड़ी हद तक ये बातें दुरुस्त भी हैं। 1992 में वर्ल्ड कप की एक और मुमासलत सामने आई है, क्योंकि उस वक्त भी इंग्लैंड और पाकिस्तान आमने सामने थे, मैदान भी मेलबर्न का ही था और सेमीफाइनल में बाबर आजम की शानदार कारकर्दगी पर इमरान खान भी तारीफ़ों के पुल भी बांध रहे हैं। और मुझे तो बड़ी देर से पता लगा, वैसे मे बी इट इज़ ट्रू कि वो कहते हैं कि इनको कप्तान तो मैंने ही लगवाया था। ऑलराइट, देयर यू गो। हम शायद कर रहे थे, खान साहब ने खुद ही कह दिया दैट ही वाज द वन हु रेकमेंडेड कि बाबर को कैप्टन बनाया जाए एंड इट्स हिज वर्ड। अच्छा, थोड़ा तो, वैसे पहले ज़रा नहीं बताया, शायद जहन से पहले नहीं, अभी मौका शायद अभी मिला हो ना, तो उन्होंने बता दिया और उसको वो देख भी रहे थे बाबर की परफॉर्मेंस को। खैर इन द मीन टाइम आपको बता दें कि इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों ने सेमीफाइनल में मुखालिफ टीमों को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है, तो लिहाजा इसलिए जो संडे का मुकाबला है वो बड़ा ही तगड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे होगा। एक्सेप्ट आपको पता है कि बारिश एक्सपेक्टेड है, 95% चांसेस। वैसे आपको पता है कि हर रोज के हिसाब से वेदर फोरकास्ट चेंज भी होती है, तो कल तो बहुत ज़्यादा बारिश की बातें हो रही थी। अभी at the point as we are talking about it, क्या सूरत हाल है ये? अतीकुर रहमान हमारे जो साथी हैं वो ऑस्ट्रेलिया में टीम के साथ साथ घूम रहे हैं और उन्हें भी नहीं पता था किसी और की तरह के पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच जाएगा, तो उन्होंने भी अपने बड़े लास्ट मिनट अरेंजमेंट्स किए, रिहाइश के, एयर टिकट्स के। अब मेलबर्न फाइनली पहुंच गए। अतीक, आई होप यू हैड अ गुड फ्लाइट। अब बताइएगा क्या सबसे पहले तो संडे को मुकाबले के कितने इम्कानात बताए जा रहे हैं? देखें, यहाँ बारिश की पेशगोई जरूर की जाती है। इससे पहले भी जब आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान का जो पहला मैच था उसमें भी बारिश की बहुत फोरकास्ट थी। और मैं आज ही की आपको मिसाल दूं, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस के लिए यहाँ ग्राउंड पहुंची तो ऐसा लगा साफ अपने बादल लेके आ गए। कुछ देर पहले जो है धूप थी, मैं यहाँ पे मौजूद था और पाकिस्तान टीम की बस यहाँ पर उतरी है और बादल पीछे आए और बरसना शुरू हो गए। तो पाकिस्तान टीम ने फौरन कहा कि यार फिर हम अपनी इंडोर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कुछ ही लम्हे बाद वो बादल चले गए और धूप निकल आई और पाकिस्तान ने फिर जो है वो आउटडोर प्रैक्टिस की। तो यहाँ अब्दुल्ला ने सही कहा कि बारिश की जो है सही प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, और अगर मेलबर्न में बारिश है तो हो सकता है ये स्टेडियम जो है वो ईस्ट की तरफ है, साउथ की तरफ जरा ज्यादा बारिश की तेज गोई है, लेकिन बारिश के इम्कानात शो तो कर रहा है, लेकिन ये उसी दिन ज्यादा बेहतर पता चलेगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल में बारिश होती है। खैर उसका रिजल्ट डे भी है और पूरा फॉर्मेट है जो कल आप बता चुके हैं। जी अब्दुल्ला। अच्छा ये बताइएगा, चले बारिश और वेदर जरा अनप्रेडिक्टेबल है इसलिए कुछ भी हो सकता है, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। टीम का मोरल बताएं, क्या सारे इस वक्त प्रैक्टिस सेशन के लिए आ रहे हैं? कितने दिन, क्योंकि अभी संडे में भी 2 दिन तो हैं, अभी तो कर रहे हैं। बिल्कुल प्रैक्टिस चलेगा और वैसे उनका टेम्परामेंट, उनका मोरल, अब तो पता भी चल गया है कि इंग्लैंड के ही अगेंस्ट मुकाबला होना है फाइनल एंड नॉट इंडिया, तो क्या तासुरात है?
मोराल के खासे हाई है यहाँ खिलाड़ियों के। हमने बॉडी लैंग्वेज देखी, बहुत हंसते मुस्कुराते। हम जब सिडनी से उनको डिपार्चर के लिए भेज रहे थे होटल, तो वहाँ भी खिलाड़ी बहुत ज्यादा खुश थे। और यहाँ भी शादाब खान आज प्रैक्टिस के लिए नहीं आए, और मैंने मालूम किया टीम मैनेजमेंट ने कहा कोई इंजरी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा रेस्ट मांग रहे थे, तो हमने उनको आज रेस्ट दिया है। बहरहाल बाकी पूरे तमाम खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर उन्होंने भरपूर प्रैक्टिस की और भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया है यहाँ पर। और हमने यहाँ देखा कुछ इंडियन फैंस भी आए हुए थे, जो इस चक्कर में आए हुए थे कि कुछ पाकिस्तानी फैंस यहाँ पे होंगे, तो हम अपने टिकट जो उन्होंने खरीदे हुए थे वो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो क्या वो अपने टिकट जो हैं वो जो खरीदे थे उसी दामों बेच रहे हैं, सस्ते दामों बेच रहे हैं, या अभी भी उम्मीद में है कि प्रॉफिट मिल जाए उन्हें? प्रॉफिट तो अब उनको जो मिलना था वो मिल चुका है, बहुत बड़ा। तो नहीं, उन्हें बस जितने का उन्होंने खरीदा था उतने ही अभी बता रहे थे कि यार हमने ये $300 का लिया था और हमें आने का प्रोग्राम था, अब हम तो यहाँ से वापसी की उड़ान भरेंगे, अपने देश वापस जाएंगे। तो कुछ पाकिस्तानी जो फैंस यहाँ पे पहुंचे थे वो तो जाहिर बात है अपने टिकट लेके आए हुए थे, लेकिन हमने फेसबुक पे भी और सोशल मीडिया पे भी देखा कि बेतहाशा फैंस जो हैं जिन्होंने होल्ड किए हुए थे। जी अतीक हमारे साथ ही रहिए। टिकटों वाला मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा ख्याल है कि इस पर भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए, क्योंकि अभी शायद लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि एक तरफ कौमी क्रिकेट टीम के फैंस जो हैं वो फाइनल मैच के टिकट की कोशिशों में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ इंडियंस जो हैं उनकी कोशिश है कि ख़रीदे गए टिकट जो हैं वो बिक जाएं। और जाहिर है जो कल इंग्लैंड ने इंडिया के साथ किया है, अब इंडियंस की इवेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है, एंड दे रियली वांट टू सेलेक्ट कुछ। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अतीक हैज टोल्ड अस। टिकट फॉर $10, तो मेरा ख्याल है ये हो सकता है। वैसे मुझे लगता है अतीक के कोई ऐसा भी दिल बर्दाश्ता होगा, उसने कहा होगा कि यार ले लो, $10 का ही ले लो। नहीं, और फिर अगर आपने पे कर दिया और आपकी उम्मीद थी उसके बाद नहीं हो पाया तो वैसे ही दे दो। मतलब पता है इस चक्कर में ना, पूरे पैसे मिलने के चक्कर में टिकट जाया भी हो सकता है। जस्ट गिव इट अवे। फैंस बहुत यहाँ पर है। $10 में कोई देगा तो बिल्कुल ही पकड़ लेंगे, जिसके पास होंगे भी तो वो पकड़ लेगा। चलो $10 में तो मुझे लग रहा है अतीक ही पकड़ के आगे भेज देंगे। अतीक कहेंगे कि मतलब इधर ही दे दो सारी। मेरी बहुत सारी फैमिली यहाँ पे रहती है और बहुत ज्यादा डिमांड है। जिस तरह में होता है, PSL होती है, सीरीज होती है, बहुत खून आ रहे होते हैं, यहाँ भी इतने फैंस जो मिलते हैं वो यार कोई टिकट का हमें कोई बंदोबस्त बताएं। बल्कि बहुत से तो मेरे फैंस ऐसे तो जगह रहते हैं कि अगर इंडिया पहुंचा तो फिर हम मेलबर्न नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास टिकट ही नहीं होंगे। लेकिन अब इंडिया हार गया तो उन्होंने कहा कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू जो है, फेसबुक के थ्रू हमने टिकट जो है परचेज कर रहे हैं और हमें अच्छे दामों मिल रहे हैं। तो बहुत से फैंस जो है वो बाय रोड आ रहे हैं सिडनी से, एडिलेड से, क्योंकि एयर टिकट जो है कम्यूट है सिडनी टू मेलबर्न। वैसे बाय रोड आया जा सकता है या फ्लाइट ही लेनी पड़ती है, क्या होता है? नहीं, 9-10 घंटे की बेहतरीन ड्राइव पे आप यहाँ पर सिडनी से मेलबर्न पहुंच सकते हैं। एडिलेड थोड़ा सा दूर जरूर है, लेकिन एयर टिकट बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं। तो 4-5 दोस्त मिलकर एक गाड़ी में आ जाते। राइट अतीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ भी थोड़ी सी कट रही है, बट एंजॉय योरसेल्फ। और ज़बरदस्त मौसम भी लग रहा था इनके पीछे, अभी 2 दिन हैं भी, और अब वो टेंशन भी नहीं होगी इंडिया वाली। इंडिया अच्छा जी, एक केस जिसमें हम सब बहुत इन्वेस्टेड हैं, पर्टिकुलरली जियो न्यूज़ अपने रिसोर्सेज, अपनी टीम को इस मामले की खोज लगाने के लिए और इसकी तह तक जाने के लिए सरगर्म अमल है। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक हालिया रिपोर्ट्स ने मुल्क में खलबली मचाई। गुज़श्ता दिनों मकतूल सहाफ़ी की लाश की उनकी मैयत की कुछ तस्वीर मंजर आम पर आई हैं और इन तस्वीर की रोशनी में दावा किया जा रहा है कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल करने से पहले बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बड़ी कर्बनाक पिक्चर्स और डिटेल्स हैं उनके। कल पिम्स के अस्पताल, पिम्स के जो डॉक्टर का इंटरव्यू था जियो पे, उसमें बताया कि नाखून नहीं थे उनकी, एटलीस्ट 4 उंगलियों के, और भी मुतअद्दिद चोटों के, ज़ख्मों के निशानात थे। दीज आर वेरी हार्ट रेंचिंग डिटेल्स। देखिए उन्होंने क्या कहा। राइट रेस्ट पर निशान है ब्रूजेस के। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके निशान हैं कि 4 उंगलियों के नाखून नहीं हैं राइट के, और लेफ़्ट फिंगर के इंडेक्स के वहाँ पे निशान है ज़ख़म का। तो इस तरह मुख्तलिफ जब उन्होंने देखा तो तकरीबन 12 जगहों की उन्होंने निशानदही की है कि ये उनको मालूम हुआ है। वहाँ से उन्होंने ये सारी चीज़ें जो फॉरेंसिक लैब के लिए ली हैं और फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दी हैं।
जो मेडिकल बोर्ड है वही जब फॉरेंसिक की उनके पास आएंगी तो वही अच्छी तरीके से बता सकेंगे कि इस पर कितना तशद्दुद हुआ है नहीं हुआ। ये ज़ाहिरन हमें तो एज ए लेमैन अगर आप मुझसे पूछें लगता है, मगर हमारा क्योंकि केस इतना सेंसिटिव केस है कि इसमें सब चीज़ें आपको वही देनी होंगी जो टेक्निकली साबित हो जाए। हमें कीनिया का पोस्टमार्टम मिला नहीं है। कीनिया का पोस्टमार्टम अगर हमें मिल जाए ऑफिशियली कि वहाँ पर उन्होंने पोस्टमार्टम में इनसे किस किस अज़ा से चीज़ें ली हैं, कहीं उन्होंने नाखून वहाँ से ना लिए हों, ये भी हो सकता है। मगर हमारे यहाँ पर जब वो लेके आए थे तो हमारी मौजूदगी में ये नहीं थे, तो हमने उसको निशानदही करनी हमने लाजमी समझी, हमारी मेडिकल बोर्ड ने, और उसने उसमें ये निशानदही की। तस्वीर यहीं की हैं और यहीं से लीक हुई हैं। अच्छा जी, ये आपने सुन लिया। और दूसरी तरफ जियो न्यूज़ भी मुसलसल इस केस की खोज में लगा हुआ है और नए शवाहिद के मुताबिक पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ पर इंतहाई करीब से गोलियां चलाई गई और गोलियां खड़ी गाड़ी पर बरसाई गई। कीनिया के काउंटर टेररिज्म ने भी इस बात की तस्दीक की है और जियो न्यूज़ की टीम के मुताबिक पुलिस ने जिस मसरूफा कार के शुबे में, जी बिल्कुल, उसमें अरशद शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग की वो वारदात जो है उससे आधा घंटा पहले वो गाड़ी मिल चुकी थी जिसको ढूंढ रहे थे और जिसमें कोई अबडक्शन की बात भी हो रही थी। और कार के मालिक जो है उनका भी ये कहना था कि उनकी कार और उसमें मौजूद बच्चा जो है वो 9:30 बजे मिल गया था। यानी अगर आप टाइम लाइन भी देखें तो देर आर सम। और ये वाक़या 10 बजे के बाद हुआ। अरशद शरीफ से हवाला, अरशद शरीफ की कार पर हमला रात 10 बजे के बाद हुआ। हुकूमत की तरफ से बनाई गई तहकीकाती टीम भी वतन वापस पहुँच गई है जो तमाम सबूत इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश करेगी, जिसका ऐलान कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया था। इस वाक़े की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे और इसके लिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के लिए हम दरख्वास्त देंगे। ओके, आपने ये अच्छा, एक और भी खबर ये है कि कीनिया के एक तहकीकाती सहाफ़ी हैं ब्रायन अबोया, उन्होंने भी गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि जो कीनियन पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इस पर तशद्दुद का जिक्र नहीं है और हाथ के नाखून निकालने के हवाले से उन्होंने कहा कि DNA सैम्पल्स के लिए भी लिए जाते हैं। सो एक जहाँ ये थ्योरी है कि मुबैना तौर पर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वहीं डॉक्टर साहब भी अभी यही कह रहे थे कि दिस इज़ येट टू बी कन्फर्म्ड कि उनके जो नाखून हैं वो DNA सैम्पल्स के लिए, फोरेंसिक्स के लिए, आगे तहकीक के लिए निकाले गए या फिर तशद्दुद के दौरान निकाले। तो लिहाजा इसको ऑलरेडी अज्यूम शायद नहीं करना चाहिए कि तशद्दुद हुआ था कि, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अब लगता है कि सही नहीं बताई गई। इन द फर्स्ट को हमें इस वक्त ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने। राना साहब, अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतालिक बहुत सी बातें हो रही हैं, कुछ हमने भी यहाँ जिक्र किया है, काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ मुसद्दका हैं कुछ गैर मुसद्दका, लेकिन ये जो बिल्कुल वाज़े हो गया कि उन्हें कत्ल किया गया है और ये कोई हादसा नहीं था, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान भी यही समझती है? जो फैक्ट फाइंडिंग हमारे सामने मौजूद है और उनके जिन हिस्सों के ऊपर हम बात कर सकते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने आज से 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ा दो टोक और कैटेगोरिकली ये कहा था कि अरशद शरीफ का जो ये हादसा है ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का हादसा नहीं है, जिस तरह से क्लेम किया गया कीनियन जो है वो पुलिस की तरफ से, ये एक टारगेटेड मर्डर है। और दूसरी बात ये है कि ये मर्डर जो है इसमें वो 2 भाई, जो एक का नाम वकार और एक का नाम खुरम, जिनमें से एक वकार के जो है वो स्पॉन्सर करने पे जो है अरशद शरीफ साहब यहाँ दुबई से कीनिया पहुँचे थे और उसी के ही फ्लैट में रहायश पजीर थे। ये वकार और खुरम और कीनियन पुलिस का वो दस्ता, वो 5 लोग जो इस वाक़े में मुलव्वस हैं, ये मर्डर जो है इनकी मिली भगत से और इनका जॉइंट वेंचर आप इसको जो है वो कह सकते हैं। और ये बात ऑलमोस्ट तमाम हक़ाइक़ जो वहाँ से मिले हैं उनसे ये साबित है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है, ये टारगेटेड केस है। जिन लोगों ने गाड़ी पे फायर किए उन्हें मालूम था कि वो किसको फायर कर रहे हैं और वो किस तरफ बैठा है और दूसरी तरफ कौन बैठा है
और उसको किस तरह से बचाना है और टारगेट को जो है वो अचीव करना है। यानी ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, अब ये बताइएगा राना साहब, जहाँ ये ज़रूरी है कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के मुहर्रिकात और उसका पूरा प्लान बेनकाब किया जाए, वो जो दो भाई बताया जा रहा है जिनकी गाड़ी में सवार थे, जिनके पास जो इनका इंतज़ाम कर रहे थे, उनको भी लिटरली मंजर आम पर आकर या उनसे की जाने वाली तहकीकात मज़ीद डिटेल्ड होनी चाहिए। वहाँ ये भी तो हालात देखे जाए ना कि क्यों वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए या फिर उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा, या फिर वो वहाँ कर क्या रहे थे, उस पर तहकीकात नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल में? पाकिस्तान से किन लोगों ने उन्हें मजबूर किया कि आप जाएं मुल्क से बाहर, वो दोनों तरह की एविडेंस है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने उसे बुला के कहा था चले जाओ, और कुछ लोग क्लेम करते हैं जी नहीं यहाँ पे हालात ऐसे थे कि उन्हें जाना पड़ा। लेकिन जो लोग उन्हें लेके गए, जिन लोगों ने एक फरमाइशी थ्रेट अलर्ट, वो नहीं जाना चाहते थे लेकिन एक फरमाइशी थ्रेट अलर्ट जारी किया गया उन्हें डराने के लिए कि आपकी जान को बहुत ख़तरा है, तो वो फिर जाने पे मजबूर हुए या रजामंद हुए। उसके बाद वो किस तरह से उनको पेशावर से जो है वो जहाज़ में बैठाया गया, ये तमाम चीज़ जो है ये रिकॉर्ड में मौजूद है। जिन लोगों ने फरमाइशी थ्रेट अलर्ट जारी करवाया, जिन लोगों ने उन्हें एयरपोर्ट तक पहुँचाया, जिन लोगों ने उन्हें दुबई पहुँचाया, ये भी मौजूद है। और दुबई से जिस आदमी की मुदाखलत पे या जिसकी मदद से अरशद शरीफ साहब को वीज़ा ऑनलाइन अरेंज हुआ, वो वकार है। वकार जो है वो अरशद शरीफ को इससे पहले नहीं जानता था। उसने किसके कहने पे ये काम किया और वो क्यों कर वहाँ पे जाकर उनके मेहमान ठहरे, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे तो आ चुकी हैं। लेकिन इनको मैं अभी नामजद इसलिए नहीं करता कि अभी क्योंकि कमीशन ने इन चीज़ों को डिटेल में जाके देखना है। बहुत शुक्रिया राना साहब, और डेफिनेटली बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। ख़ास तौर पे वाई कीनिया, मतलब वो कीनिया ही क्यों गए थे, क्या कर रहे थे, और उनको वहाँ के मुताबिक काम करने के लिए वो जो एक कोड, एक नंबर दिया जाता है, टैक्स नंबर या लेबर नंबर, जो भी आप उसको कहें, वो भी मिल चुका था। वॉज ही इंटेंडिंग टू लिव इन केनिया? बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। और संडे को आपको पता है इट्स गोइंग टू बी द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप ऑफ T20। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब भाई, ज़रा बताइए, अब इंग्लैंड ने तो अपना सेमीफाइनल जीत लिया है और भारत को हरा दिया, और जिस अंदाज में हराया वो भी मतलब दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इबरतनाक ही था। और कैसे इतने बड़े बड़े स्टार से सजी, स्टिल ओके, इबरतनाक तो पता नहीं, बहुत ही खतरनाक चीज़ लग रही है। अपनी तरह से इतने बड़े बड़े, और देयर इज नो डाउट कि इंडियन टीम्स में बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, उनसे सजी ये इंडियन टीम ऐसे ढेर हो गई, कैसे हुआ? देखिए, इंडिया की अभी तक जितनी वर्ल्ड कप में हमने कैंपेन देखी है, तो उसमें उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत वीक, वर्ल्ड कप से पहले भी ये बात हो रही थी। और ये जो आपकी बॉलिंग लाइनअप है, बॉलर्स विन यू एक्चुअली द टूर्नामेंट्स, और जो बैटिंग आपकी कभी भी कोलैप्स हो सकती है, बट जो एक शोर है वो ज्यादा था कोहली को लेके या पांड्या को लेके, सूर्या कुमार। लेकिन ये जो सेमीफाइनल और फाइनल्स होते हैं, ये नर्व्स की गेम होती है। ये वैसा ही खेल रहे हैं उस माइंडसेट से जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेला है। बिल्कुल शुरू में रन्स नहीं बनाए उन्होंने, और ये ऐसी एक पिच थी कि जिसको रीड करना बड़ा उनके लिए मुश्किल हुआ, क्योंकि क्या सेफ टोटल है, क्योंकि ये जो साइड की बाउंड्री है वो 55 है, सामने जो है वो 88 है। तो इसमें इस तरह की बॉलिंग करना और उस तरह से बैटिंग करना, कैलकुलेट करके कि किस तरह ज्यादा रन्स आपने बनाने हैं, रन्स इतने कम थे और पिच फ्लैट थी और मीडियम पेस बॉलर्स थे। स्पिनर्स भी जो है वो भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है इंग्लैंड के, और जो कि आसानी से बटलर और हेल्स ने वो रन्स एक बगैर आउट हुए पूरे कर दिए।
यानी वीकनेसेस थी उनकी साइड पे भी, खासतौर पे बॉलिंग की साइड पे आप कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि अब तो पूरा 92 वाला स्क्रिप्ट जो लोग बहुत ज़्यादा इसको रिपीट कर रहे हैं वो पूरा ही हो गया है। मेलबर्न फाइनल में पाकिस्तान के सामने इंग्लैंड आ गया है, तो क्या पाकिस्तान को आई वुडंट लाइक टू से दैट, लेकिन पाकिस्तान को घबराना चाहिए उस वक्त, लेकिन हमारे बटलर और हेल्स नहीं थे, आपको याद है? हाँ ऑब्वियसली, बिल्कुल यही सवाल है हमारा, क्योंकि अब हमारे सामने बटलर और हेल्स भी हैं। तो आप समझते हैं कि वी आर इन अ गुड पोजीशन? डेफिनेटली ये जो खूबसूरती है ऑस्ट्रेलिया की, हर एक ग्राउंड का डिफरेंट कैरेक्टर है। मेलबर्न की अगर आप बात करें तो वहाँ पे एक तो ओवर क्लाउडी होगा, स्विंग होगा, बॉल बड़ा ग्राउंड है, तो डिफरेंट डायमेंशंस होंगी। और जिस तरह से शाहीन ने इस वर्ल्ड कप में वापसी की है अपनी फिटनेस को लेके, फॉर्म को लेके, अगर बॉल ने स्विंग होना ही होना है। और अब शाहीन शाह अफरीदी ने ऊपर से जिस तरह बॉल वो स्विंग करते हैं, ये डिफरेंट है। अगर इंडियन बॉलर्स और पाकिस्तानी बॉलर्स को जब इंग्लैंड खेलेगी तो जमीन आसमान का फर्क होगा। नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, मोहम्मद वसीम है, शादाब है जो कि क्वालिटी लेग स्पिनर है, नवाज है। तो बॉलिंग बहुत जबरदस्त है पाकिस्तान की। अब उसमें देखना ये है कि विन द टॉस, पहले आप बॉलिंग करें और आउट करें उन्हें। 2 आउट हुए, क्योंकि एक चीज लोग ये नोट करें कि अभी तक इंग्लैंड के जो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, वो टेस्ट नहीं हुए। जो उनका सबसे बड़ा ऑलराउंडर है, उसकी सिर्फ एक दफा बारी आई है। सो आई थिंक जहां ऊपर से 2 विकेटें गिरी और वो they will be exposed their middle order. Alright जी, so हमारे बॉलर्स से आपको उम्मीदें हैं, हमें भी उम्मीदें हैं और होनी भी चाहिए। वी हैव द वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप और इंशाल्लाह वो हेल्स और बटलर को टैकल कर लेंगे। आमीन, इंशाल्लाह दोबारा से पूरी टीम को ही कर लेंगे। हाँ। क्या हो गया है मतलब और बाय द वे, इन केस यू वंडरिंग, पर्टिकुलरली रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी जिनको, और लाहौर में रहने वाले भी जिनको मोटरवे पर सफ़र करना था, या पेशावर में बसने वाले भी, या वो ट्रांसपोर्टर हजरात जो बड़े दिन से नुकसान भी उठा रहे थे, अजियत का शिकार भी थे, या वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो कल कोई 11 बजे के करीब जो है इमरान खान साहब ने अपनी एहतजाजी टोलियों को ये कहा कि वो सड़कों का कब्जा छोड़ दें अब, क्योंकि उनका लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो गया। तो गुड रीजनिंग आई वुड से हैज़ प्रीवेल्ड और ये हो गया, वरना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, जितनी कॉलें और ट्वीट्स हमें आ रही थी। खैर एनीवे, एक और इशू और बहुत सीरियस, ज़्यादा सीरियस मसला देन एनीथिंग एल्स, सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले सूबा सिंध में मुतासरीन की हालत जो है वो किसी से भी बहुत ख़राब है, किसी से छुपी भी नहीं है, क्योंकि सैलाब ज़्यादा इलाकों में पानी अब तक खड़ा है। कैन यू बिलीव कि अब तक खड़ा है और मुतासरीन की बहाली अभी जो है वो भी अब तक शुरू नहीं हो सकी और वो खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि मजबूर हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट देयर चॉइस। और इसके अलावा मुतासरीन के पास खाने पीने का भी बंदोबस्त मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। सर्दी आ गई है, खैमों में तो जाहिर है कितना मुश्किल होगा रहना। आप अंदाज़ा लगाइए। दादू जो मुतासर होने वाले अजला में से एक है और बहुत बड़ा हिस्सा दादू का मुतासर हुआ था, वहाँ रियाज नारे जो हमें ताज़ा सूरत हाल बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी दादू शहर बाईपास पर खेमा बस्ती में मौजूद हूँ। मौसम की तब्दीली के साथ इस खेमा बस्ती के जो सलाम मुतासरीन, उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी तब्दील हो रही हैं। उस हवाले से यहाँ के जो मुतासरीन ने, बिलखुसूस ख़वातीन, वो क्या बोलती हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, उनके क्या चाहिए और क्या उनकी तलब है। जो असल जो मसाइल हैं वो हम आपको मैं दिखाऊंगा। मेरा कहना है, मैं पेड़ रखा, ये देखें बच्चों के पाँव नंगे हैं। ये ख़वातीन हैं, बुरी ज़ईफ़ ख़वातीन, इनके पाँव नंगे हैं। बहुत सारे ख़वातीन को जूते मिले हैं। ये मेरे साथ देखें, बच्चों के जिस्म पर मुख्तलिफ निशान भी हैं। ये देखिए, आपको चमड़ी की स्किन की डिजीज़ है और ये पाँव उनके नंगे हैं। इन पाँव पे जूते ना होने की वजह से ये बच्चे सर्दी से रात के टाइम, सुबह के टाइम काँपते हैं। और इन सलाम मुतासरीन ख़वातीन का कहना है कि हमारे मसाइल, जो तिब्बी मसाइल है, उसके साथ जो जिस्मानी मसाइल है, जिसमें जो अभी सदी के हिसाब से ज़रूरी अशिया हैं, उनकी तरफ से तस्लीम चाहिए, बल्कि इसके साथ इन बच्चों के लिए जो कि जगह पाँव यहाँ घूम रहे हैं, उनकी मदद की ज़रूरत है। आगे बढ़े और हमारी मदद करें। जी थैंक यू। और जब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें इन इलाकों में लेके जाते हैं और लोगों की जो एक्सप्रेशंस होते हैं कि जैसे दे आर होपलेस, क्योंकि इतने महीने गुजर जाने के बाद भी अगर उनकी बहाली का सिलसिला नहीं शुरू हुआ तो फिर लोग फिर
obviously they lose hope after that. अभी हम मटियारी का रुख करेंगे और वहाँ पे हमें बता रहे हैं ताज़ा सूरत हाल अब्दुल रज़ाक हमारे साथी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मटियारी की तहसील न्यू सईदाबाद में। मेरे अक्कब में आप देख सकते हैं ये सैलाब मुतासरीन हैं जो इस वक्त खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। सर्दी की बात करें तो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बाला इलाकों में जो पड़ने वाली हालिया बारिशें और बर्फ़बारी के बाद जो तेज़ हवाएं हैं वो भी इस वक्त ठंडी लग रही हैं और सैलाब मुतासरीन की जो ज़िंदगी हैं उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मौसम सर्द होता जा रहा है। हम आइए इनसे बात करते हैं कि सर्दी के इस मौसम में ये ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। यहाँ पे अजाब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये आप देख रहे हैं टेंट लगे हुए हैं हमारे, एक एक बंदे के 6-7 बच्चे इस टेंट में ज़िंदगी पसंद नहीं हो रही और सर्दी की मौसम भी आ गई है। खुले आसमान के नीचे हम बैठे हैं और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पढ़ने का कोई भी यहाँ पे बंदोबस्त नहीं है। देखिए इन मुतासरीन का ये कहना है कि इनका जो गांव है वो पानी में डूबा हुआ है। 4 माह गुजर गए हैं लेकिन ताहाल ज़िले इंतज़ामिया पानी निकास नहीं कर सकी है। अलबत्ता ये इस वक्त झोंपड़ियों में रह रहे हैं, खुले आसमान रह रहे हैं और सर्दी के मौसम में इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। तमाम बच्चे इस वक्त खुले आसमान तले सर्दी के मौसम में बीमार पड़ रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इमदाद की जाए। जी खुले इलाके हैं, पानी भी अभी तक बाज़ इलाकों में मौजूद है और सर्दी ने आ घेरा है। अभी भी इन लोगों को हमारी मदद की, हुकूमती मदद की और दुनिया की मदद की ज़रूरत है। कल क्या हुआ? कल गुरूर का सर नीचे हुआ। हाँ अल्लाह, इसके नीचे पूरा एक ना वो ऐसे लिख दो, गरूर का सर हुआ ना। वी डोंट वांट टू रब इट इन, बट जो हुआ अब उस पर जब पूरी दुनिया ही बात कर रही है तो हम क्यों ना बात करें। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको पता है कि वीडियोस वगैरह भी आ रही थी बिफोर द मैच, इंडिया और इंग्लैंड के मैच से पहले। तो एक्सपेक्टेशन जो इंडियन फैंस की थी ना, पहले आपको वो दिखाना चाहते हैं कि क्या ज़बरदस्त एक्सपेक्टेशन थी। और फिर जब यार वैसे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? हमें भी उम्मीद अच्छे की होती है लेकिन हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होते। एक्सपेक्टेशन क्या लगाई हुई थी इंडियन फैंस ने अपनी टीम के बल्लेबाजों को लेकर? देखने वाली है। प्लीज वॉच है ना? अच्छा तो ये एक्सपेक्टेशन थी और फिर रियलिटी तो आपने देख ली। और उसके बाद फिर इंग्लिश बॉलर्स ने जो किया, एक्चुअली इंग्लिश बैटर्स ने फिर ये किया। अच्छा फिर वो अगर एक हाथ में चाय का कप भी पकड़ लेते और उससे चुस्कियां लेते तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, क्योंकि एलेक्स हेल्स और जो बटलर ने फिर यही किया इंडियन बॉलर्स के साथ। अच्छा ऐसे ऐसे उसके बाद दिल जले कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब लोग वीडियोस बना रहे हैं अपने। भाई ये बुढ़े लोग और पेट रखे आया हुआ पे मुझे ज़रा एतराज़ है। ये हर एक ने बुढ़े होना होता है और पेट भी कभी ना कभी इंसान का ज़िंदगी में निकल आता है। तो प्लेयर्स नाउ ही इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एनी अदर बुड्ढा, दिस इज अ गेम जिसमें फिटनेस एक प्रायोरिटी है। ये कोई एमी कोई बात नहीं होती। मतलब ओलंपिक्स में लोग जा रहे हो और मोटे मोटे पेट निकले हो तो नहीं बनता ना। तो इसी तरह क्रिकेट अच्छा रोहित की फिटनेस पे भी कल मतलब सवालात तो पहले भी उठने चाहिए थे लेकिन कल ज़्यादा बहस शुरू हो गई। ऑल्दो उन्होंने मौजूदा इवेंट के 6 मैचेस में 116 रन बनाए हैं और उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे भी बात शुरू हो गई कल। साथ ही हम ये कहेंगे, कह रहे थे हम लोगों को हमें कल 53 रन आपको याद है ना नेदरलैंड्स के अगेंस्ट। हाँ हमें कल ड्यूटी पे भी जाना है और अपने पाकिस्तानी साथियों या कॉलीग से भी, मेरा ख्याल है किसी बाहर के मुल्क में काम करते हैं ये जो साहब थे, ये जो फ़ैन थे, उन्होंने कहा जी हमें मिलना है। तो हम इनके पाकिस्तानी कॉलीग्स और भाइयों से कहेंगे कि इन पे ज़रा हाथ हल्का रखिएगा या हौला हाथ रखिएगा। पहले ही दिल टूटा हुआ है, सो इनको और मज़ीद बुरा ना एहसास दिलाइएगा। उनके प्लेयर्स हैं, वो कौम है, करते हैं। वो कह रहे थे ना कि हमें कल ड्यूटी पे भी जाना है तो हमें अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी सामना करना है, आमना सामना हो जाएगा। और अब हम क्या मुंह लेके जाएंगे, बट एनीवे मुंह तो वही होता है ना, उसी को लेके जाना होता है। जो पाकिस्तानी है वो इतने विंडिक्टिव नहीं है और इस तरह तो दे वुड नॉट रब इट ऑन। अगेन मैं कहूंगी हम इतने विंडिक्टिव नहीं है, थोड़े से तो हम भी हैं वैसे, मतलब लेट्स जस्ट फेस। अच्छा जी हैदर अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर इज विद अस। अच्छा हैदर क्या हाल है आपका? हैदर वर्ल्ड कप फाइनल में जी पाकिस्तान का अब सामना है इंग्लैंड से और न्यूजीलैंड को हराकर हमारे हौसले जो है, हमारा मोरल बड़ा टॉप पे है इस वक्त। तो क्या इंग्लैंड के खिलाफ हिकमत अमली बदलने की ज़रूरत है इन योर ओपिनियन? जैसे सेमीफाइनल हमने खेला है या फिर वही स्ट्रेटेजी ठीक है? मतलब क्या आप चेंजेस देखते हैं?
इंग्लैंड के खिलाफ हमने हाल में बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं, तो आई थिंक कि जो 7 मैचेस अभी रिसेंटली पाकिस्तान में हुए थे उसके बाद भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया। फिर इंग्लैंड के बहुत ज़्यादा खिलाड़ी आपके खिलाड़ियों के साथ खेलते रहे हैं इन PSL और इन अदर लीग्स, तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान को स्ट्रैटेजी में इतना कोई कंसर्न होगा। जो सबसे खुशाइन बात थी पिछले मैच की वो ये थी कि आपके ओपनर्स जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर सक रहे थे उन्हें एक बहुत ज़बरदस्त मैच मिला था, जो वो अच्छी फॉर्म में आ गए हैं। तो नाउ इट जस्ट सीम्स कि पाकिस्तान के जो सारे पीसेस हैं दे आर कमिंग टुगेदर। सो आई थिंक एज सच कोई मेजर स्ट्रैटेजी चेंज करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पिछले मैच में पाकिस्तान ने पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, वही यहाँ पे भी करना होगा। और जो ख़ास बात होगी वो ये देखने वाली होगी कि पाकिस्तान इंडिविजुअल मैचअप्स में कैसा खेलता है इंग्लैंड के खिलाफ। अच्छा हैदर, इंग्लिश टीम बुनियादी तौर पर एक बैटिंग पावर हाउस ही है, लेकिन मार्क वुड की इंजरी के बाद बॉलिंग इनकी हमें ज़रा और कमज़ोर नज़र आ रही है। पाकिस्तान को पहले बैटिंग अगर मिले तो हमें कितना टारगेट देना चाहिए इंग्लैंड को जीत के लिए, कंसिडरिंग कि उनके पास वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं और इन फॉर्म इज वेल? देखिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको पार स्कोर मिलता रहता है ग्राउंड्स का, लेकिन जब तक आप ग्राउंड में उतरते नहीं हैं, जब तक आप कंडीशंस को वहाँ पे असेस नहीं करते, पिच नहीं देखते, तो तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा कि कितना स्कोर करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो हर किस्म का टोटल डिफेंड करने की सलाहियत रखती है। जो यहाँ पर बात इम्पॉर्टेंट होगी वो ये करने वाली होगी कि पाकिस्तान की ओवरऑल अप्रोच इंग्लैंड के बॉलर्स की तरफ क्या होगी, क्योंकि इंग्लैंड के पास इस वक्त 2 रिस्ट स्पिनर्स हैं जो टेक्निकली पाकिस्तान का जो स्कोर का रेट है उसे स्लो डाउन कर सकती है। तो इट विल ऑल डिपेंड कि पाकिस्तान उन्हें कैसे टैकल करता है। तो आई थिंक ये इस वक्त कहना, ये बात अलग है कि फ़ाइनल का प्रेशर अलग होगा, लेकिन ये कहना कि क्या स्कोर वुड बी द आइडियल स्कोर, यू कैन ओनली जज दैट once you're there on the conditions। पहले तो आप ये दुआ करें ना कि बारिश ही ना हो। हम ये दुआ कर रहे हैं कि बारिश ना हो और एक अच्छा गेम हमें देखने को मिले। थैंक यू हैदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू संडेज मैच। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक मैच जो सड़कों पे हो रहा था, मतलब लिटरली मोटरवे पे खोद के टेंट लगा रहे थे और वहाँ पे क्रिकेट भी हो रही थी। 5-6 लोग टोलियां बना के सड़कें ब्लॉक कर देते थे। सो उसका बिलाकर एहसास हुआ। मिनी पार्टीज भी चली हैं वहाँ, खाने और आग लगाने का तो आग तो हम वैसे ही लगा रहे थे, लगा देते वैसे ही हमारा फ़ज़ा बहुत साफ़ है, आलूदा नहीं है, तो हम टायर भी जला रहे थे। लोगों को अजियत दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे लीडर ने हमें हुक्म दिया है कि सड़कें बंद कर दें, पेशावर से आने वाले रास्ते मुतासर करें, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे मुतासर करें, पिंडी इस्लामाबाद रास्ते मुतासर करें। सो बिलाखिर मुझे लगता है कि लोगों की कुछ सुनी गई है, या एटलीस्ट लोगों के जो तासुरात सोशल मीडिया पे और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ रहे थे वो शायद पहुंच गए हों, या वैसे पहुंच तो 2-4 दिन से रहे थे, उनसे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था। लेकिन लोगों के तासुरात क्या थे, ये अगर हमारे पास है थोड़ा सा तो हम दिखाएं कि लोग किस अजियत में मुब्तला थे। सारा कुछ मैं हर बात मानता हूँ, रोड बंद करना कोई कानून इजाजत नहीं देता है, कोई शरीयत इजाजत नहीं देती है। वैसे आई एम सॉरी फयाजुल हसन चौहान्स एंड टाइप्स, ये इनको शर्म भी नहीं आती वैसे? मतलब इसका क्या जवाब देंगे जब लोग इतने गुस्से में कि तुम लोग हमारी रोजी रोटी कारोबार ख़त्म कर रहे हो। एनीवे, उसमें क्या पढ़ना वो तो आपका काफ़ी अच्छे से आप देख ही रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सुनिएगा कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च से खिताब में अपनी तहरीक को जिहाद करार दिया है। ये लोगों को तो जिहाद की तरगीब दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं अफसरान जिनका ये बरमला नाम ले रहे हैं और उन पर बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनसे राब्तों के लिए आपने सुन ही लिया होगा, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में अपने पार्टी के लोगों को कहते हैं कि हमारी मुलाकात कराएं, हमारे राब्ते कराएं, और साथ ही और अपने पर हमले के बाद भी हमारे राब्ते कराएं। और एट द सेम टाइम गैर मुल्की चैनल्स को आपको पता है कि इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं खान साहब, लेकिन वहाँ वो उस तरह सेटिस्फाई नहीं कर सकते जो उनसे सवाल पूछे जाते हैं, और हमें वो डिफरेंस नज़र आ जाता है कि वो थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं जब बड़ी डायरेक्ट क्वेश्चनिंग उनसे होती है और वो डायरेक्ट जवाब नहीं देते, तो ज़रा वहाँ उनके लिए वहाँ वो अमरीकी साजिश का भी जिक्र नहीं करते। हाँ, अच्छा, तो काफ़ी सिलेक्टिव। तो मरी रोड पर बाय द वे हमने आपको पीर विधाई से कल बताया था ना कि धरना जारी है, लोग अजियत का शिकार हैं, वहाँ ख़त्म हो गया है। सो आई होप लोग अपना जो रोज़मर्रा का मामूल है वो
रूटीन के मुताबिक गुजार रहे होंगे। लेकिन अच्छा, वहाँ की अपडेट हम लेंगे। अभी गुजरात हम जा रहे हैं, राना अंसर जो है वो गुजरात पहुंच चुके हैं। पहले हमें आपको याद ही होगा वजीराबाद से रिपोर्ट कर रहे थे जी। राना अंसर बताइएगा गुजरात में इस वक्त क्या माहौल है और मौसम का ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है, आपको देख के भी लग रहा है कि कुछ ठंड सी भी आ गई है वहाँ। जी हुमा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है उसके दूसरे मरहले का दूसरा रोज़ है। तो जैसे हमने कहा हम भी इसके साथ गुजरात पहुंचे हैं। आज ये लॉन्ग मार्च गुजरात में है। तो हम इस वक्त गुजरात शहर के GTS चौक में मौजूद हैं, जहां मरकज़ी इस्तकबालिया कैंप लगाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन यहाँ इस्तकबाल की तैयारियाँ कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस पूरे GTS चौक में बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स बोर्ड लगे हुए हैं, साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है और जाहिर है एक वीडियो लिंक स्क्रीन का अहतमाम किया जा रहा है। इमरान खान वीडियो से खिताब करेंगे। गुजरात शहर जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात काफ लीग और उनके जो वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनका होम डिस्ट्रिक्ट है। तो काफ लीग भी यहाँ पर लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल में शामिल है। लेकिन काफ लीग और जो तहरीक इंसाफ है दोनों अलग अलग अपना इस्तकबाल कर रहे हैं। ये जो GTS चौक है मैं आपको बता रहा हूँ, ये तहरीक इंसाफ की जो मकामी क़यादत है उन्होंने यहाँ पर इस्तकबालिया कैंप लगाया है। इससे 1 से 1.5 किलोमीटर पहले इसी रोड पर काफ लीग ने अपना इस्तकबालिया कैंप लगाया है। और इनका आज प्लान कुछ इस तरह से है कि शाह महमूद कुरैशी गुजरात में ही हैं। वो इस वक्त कुंजा हाउस जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का घर है वहाँ पर है। थोड़ी देर बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना आज का जो प्लान है वो भी देंगे। जो ज़राए से हमें मालूम हुआ है, जब शाह महमूद कुरैशी कंटेनर पर सवार होकर गुजरात में आएंगे तो पहले काफ लीग का जो इस्तकबालिया कैंप है वहाँ पर इस्तकबाल होगा और बाद में यहाँ पहुँचेंगे। खताबात हैं जो कायदीन के वो यहीं पर एक ही जगह पर रखे गए हैं और यहीं पर आज का सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हुमा, आपने मौसम की बात की तो ठंड तो है यहाँ तकरीबन शुरू हो गई है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। कल थोड़ा मौसम जो दिन के टाइम था धूप थी, आज भी इसी तरह जो सूरज है सुबह सुबह चमक रहा है। लग ये रहा है कि दिन के वक्त जो है वो ठंड नहीं होगी, मौसम बेहतर होगा जी। अच्छा, अब एक ज़रा इर्द गिर्द अपने माहौल भी दिखा दें। हमारे कैमरामैन साथी से कहिएगा कि आपके पस मंज़र में आपके इर्द गिर्द क्या तैयारियां चल रही हैं, तो वो भी हम देखना चाहेंगे। दूसरा, आज का स्केड्यूल क्या है, कितने बजे तक की प्लानिंग है, फिर वही तकरीरें होंगी, जलसा होगा, लोग डिस्पर्स हो जाएंगे, अगला पड़ाव कहाँ है और लीड कौन कर रहा है आज का? मोदी कर रहे हैं शायद। जी मैं अपने कैमरामैन अयूब से कहूँगा कैमरा लेके थोड़ा पैन करके दिखाए ताकि हमारे नाजरीन देख सकें कि इस वक्त GTS चौक में किस तरह की तैयारियां हैं। यकीनन आप देख रहे होंगे पुलिस एहलकार नज़र आ रहे होंगे, पैनाफ्लेक्स बोर्ड इनके नज़र आ रहे होंगे। यहाँ अब्दुल्ला, हुमा, एक बात मैं बता दूँ कि ये जो GTS चौक है और ये जो पूरा लॉन्ग मार्च का रूट है उस पर तालीमी इदारे, जैसे हम हर रोज़ बताते हैं, तालीमी इदारे यहाँ पर आज भी बंद हैं और यहाँ जो कारोबारी मुराकज़ दुकानें हैं वो भी उनको बंद करवा दिया गया है। और पुलिस ज़राए से जो हमारी बात हुई है उनका बताना है कि जब लॉन्ग मार्च शुरू होगा इसका टाइम तो 3 बजे के बाद बताया जा रहा है, लेकिन जब कायदीन यहाँ पहुँचेंगे और कारकुन यहाँ पर जमा होना शुरू होंगे तो जितने भी GTS चौक की तरफ रास्ते आते हैं तमाम रास्तों को बंद कर दिया जाएगा, नाकाबंदी कर दी जाएगी। सिर्फ जो आने वाले कारकुन हैं उनको चेकिंग और तलाशी के बाद ही। बहुत शुक्रिया राना अंसर, हमारे पास इतना ही वक्त है। और ये स्कूलों वाली जो आपने बात की है ना, ये हम बड़ा हिल जाते हैं कि मतलब कितने अरसे से स्कूल जो है जहाँ जाते हैं वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए जाते हैं। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हाँ, हमें बड़ी स्क्रीन पे इस वक्त ज्वाइन कर लिया। ज़रा इधर से दिखाएं तो हमें मज़ा आएगा, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा जी, मज़हर साहब कैसे हैं आप? मज़हर साहब, कल आपने वज़ीर दिफा का इंटरव्यू भी आई गेस सुना होगा, बहुत सी बातें हो रही थी। इस्लामाबाद में रहने वाले हमारे सहाफ़ी दोस्त, हमारे कॉलीग्स तो हमें डराते रहते हैं लिटरली जब हम बात करते हैं कराची में आप तक और हम तक क्या खबरें पहुँच रही हैं, क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में जो नई और इम्पोर्टेंट तैनाती है। इमरान खान साहब भी ऐसा लगता है कि उन्हीं दिनों में अपना पिंडी पहुंचना चाहते हैं, वो वक्त पे होगा सारा मामला? देखिए, पहले तो हुमा की इस बात से गुजरात के बच्चे बड़े नाराज होंगे जो उन्होंने छुट्टी की मुखालफत की है क्योंकि बच्चों के लिए सर पिंडी में भी आगे होते 4 दिन स्कूल बंद रहे हैं। गुजरात में 88 के इलेक्शंस कवर करने गया था, गुजरात के क्या पूरे पंजाब में दौरा किया था, तो पुरानी यादें अभी सुनकर याद ताज़ा हो गई। लेकिन वो माहौल बहुत मुख्तलिफ था, ये माहौल बहुत मुख्तलिफ है। होने क्या जा रहा है, देखिए, एक तो कल बहुत सी क़यास आराइयाँ जो इससे पहले हो रही थी नई तकर्री के हवाले से या तोसी के हवाले से
ख़ास तौर पे तौसी के हवाले से, वो तो कल दम तोड़ गई जब ISPR के अपने प्रेस रिलीज़ में ये बात आ गई कि जनरल बाजवा जो है वो फेयरवेल दौरे कर रहे हैं गैरिजन के, जो कि एक रवायत है हमारे यहाँ। तो एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह हो गई कि अब नया आर्मी चीफ जो है, और मुझे लगता ये है, बैन मुमकिन है मैं कर रहा, तो मुझे लगता ये कि 15 तारीख तक ये फैसला हो जाना चाहिए, 15 से 20 के बीच में हो जाएगा फैसला। वैसे आपको नहीं लगता कि अगर इसको जितना डिले करेंगे केओस और बढ़ेगा? मतलब इतना केओस है तो पहले ही अनाउंस कर दें, मगर मसला तो दूसरी तरफ ये है ना कि समरी भी मूव नहीं हुई है। जी मेरे ख्याल में तो पहले हो जाना चाहिए था, शायद अगर पहले हो जाता तो बहुत सी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती, बहुत सी बातें जो हैं जिस तरीके से हम बहस करते हैं वो शायद दम तोड़ जाती। और मैं अब भी समझता हूँ कि गो के अब ये जो भी फैसला है वो हो जाएगा, लेकिन आगे के लिए सोचना ज़रूर चाहिए पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी, पाकिस्तान की अक्सरी क़यादत को भी, कि हर 3 साल बाद आर्मी चीफ की तकर्रुरी हमारे लिए मौजूद बहस क्यों होता है। चाहे वो ISI चीफ का ट्रांसफ़र हो, नए चीफ की तकर्रुरी हो, कोर कमांडर्स का इधर उधर, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होने चाहिए जो कि हमारी सियासी बहस का हिस्सा बन जाते हैं। और वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उसका एक माजी भी रहा है और इसका तरीक़ाकार मेरे नुक्ता नज़र से तब्दील करने की ज़रूरत है कि जी जो है वो वज़ीर आज़म को 5 नाम भेजे जाते हैं, उन 5 नामों में से वो किसी एक नाम का इंतखाब करते हैं। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट वाला फार्मूला जो है वो यहाँ भी इस पर भी गौर करना चाहिए कि आपको पता है कि आज से 10 साल बाद भी चीफ जस्टिस कौन होगा पाकिस्तान का, यानी ये चीज़ें सेटल उन्होंने कर दी है किसी तरीके से, वरना माजी में भी सुप्रीम कोर्ट में भी यही मामला इसी तरह होते थे। तो मेरा ख्याल है इस तरफ गौर करने की ज़रूरत है। अब इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, कल मैंने इंटरव्यू भी देखा और ख्वाजा आसिफ साहब का भी देखा, और वो जो तहरीक इंसाफ के जो एक रिटायर्ड साथी हैं उनका भी मेजर रिटायर्ड, उनका भी इंटरव्यू देखा। देखिए अगेन मैं खुद इमरान खान यू टर्न को डिफेंड करते रहते हैं, मैं उन यू टर्न को तजादात कहता हूँ। वो आपके अंदर के तजादात सामने आते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आज आप एक पोजीशन लें और फिर फौरी तौर पे वो पोजीशन आप तब्दील कर दें और फिर इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस आपकी सामने आ जाएं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान का अपना अंदाज़े सियासत है और वो उनका राइट है कि वो जो भी अंदाज़े सियासत अपनाएं, लेकिन ये तजादात अक्सर, क्योंकि बहुत से वाक़यात ऐसे हुए जिस पे उन्हें बाद में माजरत करनी पड़ी। आपको याद होगा कि 35 पंक्चर को उन्होंने इतना स्ट्रेस किया था, आखिर में बात क्या निकली कि उन्होंने कहा मुझे किसी ने बताया था। तो मेरा ख्याल है जिस पाए के वो लीडर हैं, उस पाए के लीडर से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो बात करें तो बहुत नबी तुली बात करें और पूरे कन्विंस्ड होकर बात करें। और सिर्फ ये इमरान खान साहब के लिए नहीं है बल्कि बाकियों के लिए भी है। मुझे मौजूदा सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ वापस आते नज़र नहीं आ रहे। सर वैसे टेंशन क्या है? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मिल गया, सब कुछ तो हो गया, आप किस चीज़ का, कौन से ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है उन्हें? देखिए उनका जो सबसे बड़ा इशू है वो उनके मुकदमात हैं, और हालांकि पिछले 6 महीने से 7 महीने से उन्हीं की पार्टी की हुकूमत है, इत्तेहादियों की हुकूमत है, लेकिन जाहिर है उनकी अब वो आएंगे वापस तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा, और सरेंडर करने के बाद जो है तो वो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में वापस आना चाहते हैं। वो कोई जिस तरह माजी में हुआ कि वो एक बार वापस आए तो फिर उनको जेल जाना पड़ा। और तो मेरा ख्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है गो के पूरी इस वक्त मुस्लिम लीग नून के बानी है, कायद हैं वो, और उन्हीं के कहने पर यानी वज़ीर आज़म को भी उधर जाना पड़ता है उनसे हिदायत लेने, वो पार्टी के सरबराह हैं, और ज़ाहिर है आर्मी चीफ की तकर्रुरी में इसलिए उनका ज़्यादा रोल बन जाता है क्योंकि माजी में वो कोई 6 या 7 आर्मी चीफ्स का तकर्रुर कर चुके हैं, तो वो उन मामलात को शहबाज शरीफ से ज़्यादा समझते हैं। हालांकि जो आखिरी तकर्रुरी शहबाज शरीफ साहब के मशवरे पर हुई थी वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुई थी, जो कि बात मुझे ख़ुद चौधरी निसार अली खान साहब ने बताई थी कि वो और शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त तक जनरल मुशर्रफ के हवाले से बहुत ज़्यादा
उनको मालूमात नहीं थी। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा क्रूशल टाइम है पाकिस्तान की सियासत में भी, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए भी। ये बहुत क्रूशल मूवमेंट है ये। अगले क्रूशल तो है और अल्लाह करे कि सब खैरियत से हो जाए और जो अहम ऐलानात हैं या अहम तकर्रियाँ हैं वो भी ज़रा हो जाएं या उसमें कोई क्लैरिटी आ जाए, तो वे भी हो जाए ना। मतलब वो एक बात टंगी हुई है। मज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव अ गुड डे। अच्छा जी, आपको पता है आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची बहुत कुछ करता रहता है आर्ट की तरवीज और फ़रोग के लिए, और ऐसी ही एक और कोशिश, मतलब इतनी कोशिशें होती हैं कि एट टाइम्स हमारे लिए अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है। मुझे वर्ड नहीं अच्छा लगता है कोशिश ही कर रहे हैं। इनिशिएटिव इटली के शोरा आफाक थिएटर ड्रामे द वर्चुअस बर्गलर को दुनिया भर में पेश किया जा चुका है। मुख्तलिफ एक्टर्स, मुख्तलिफ डायरेक्टर्स अपने अंदाज में, अपनी ज़ुबानों में इसे पेश कर चुके हैं, और ये मशहूर ज़माना थिएटर विच जो अब क्लासिक की हैसियत रखता है, क्लासिक की इनफैक्ट हैसियत रखता है, कराची आर्ट्स काउंसिल में पेश किया जा रहा है, जिसके डायरेक्टर होंगे असद गोजर। और 3 दिन ये ड्रामा जारी रहेगा, टुडे, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। सो वीकेंड पे संडे को तो आपने मैच देखना है, लेकिन उससे पहले और उसके बाद भी आप देख सकते हैं। जिन्होंने मैच नहीं देखना वो भी देख सकते हैं। बहुत से लोगों का नहीं होता इंटरेस्ट। तो इसके अदाकार जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिलाल अहमद इज विद अस एंड शिजा खान इज आल्सो विद अस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग हियर। बिलाल, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्चुअस बर्गलर में बर्गलर आप हैं जी। आपको इनको देख के एहसास नहीं, मुझे ऐसा लगा ऑब्वियसली अब टाइटल रोल है तो क्यों ना ये टाइटल रोल लेंगे। तो हाउ डिड इट कम अबाउट? आप पहले भी मतलब ये करते रहते हैं, यू आर एन एक्टर, थिएटर एक्टर? मेरा तीसरा प्रोफेशनल प्ले है। ओके। टेक्निकली स्टूडेंट हूँ मैं आर्ट्स काउंसिल का। राइट। और ये रेपेट्री का प्ले है, हमारी जो थिएटर कंपनी है आर्ट्स काउंसिल की, ओके, उसका प्ले है। तो ऑफिशियली फर्स्ट प्ले जो हमारा हुआ था वो आउट एट सी हुआ था। उसके बाद ये दूसरा प्ले है रेपेट्री का। तो ये चलता रहेगा आगे, और प्लेस डेवलप होते रहेंगे। और एक्टर्स हैं जो बहुत मज़े के अदाकार हैं, वो भी इसमें अदाकारी करेंगे। तो मुझे लकीली ये अपॉर्चुनिटी मिल गई 2 प्लेस एक साथ करने की। ज़बरदस्त। तो मैं अवेल कर रहा हूँ पूरी तरह। तो शिजा का ज़रा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है क्योंकि टीवी भी करती रही हैं और थिएटर भी बड़े अरसे से कर रही हैं। तो शिजा, आप लाहौर से अब कराची आई और कराची में कैसे आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी कैसे खुली? एक्चुअली कराची आना मेरा शुरू से ही प्लान था बिकॉज ड्रामास के लिए, और सेकेंडली थिएटर भी मैं करती रही हूँ। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट प्ले विद आर्ट्स काउंसिल कराची, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट एंड इट्स अ वेरी गुड प्ले एंड आई एम ऑनर्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्ले। एंड सो आपने ऑडिशन दिया या आपको पता लगा कि भाई आर्ट्स काउंसिल में प्ले हो रहा है, या आप एनरोल्ड हैं इनके साथ? एक्चुअली आई वॉज एनरोल्ड बिकॉज मैंने आर्ट्स काउंसिल की ही प्रोडक्शन थी जो लाहौर में प्ले हुआ था, नाच ना जाने, अनवर मकसूद साहब का। उसमें आई ऑलरेडी परफॉर्म्ड, और फिर जब मैं कराची आई तो मैंने कांटेक्ट किया दैट नाउ आई एम हियर एंड इफ़ यू गाइज वांट मी टू परफॉर्म तो हियर आई एम। जबरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छा क्या कहानी है? थोड़ा सा जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, जिन्होंने नहीं सुना, उनको थोड़ा सा आप टीजर दे दें। टीजर ये है कि एक बर्गलर है, एक चोर है, एक घर में चोरी करने जाता है। वो 10 दिन से वहाँ जो है रेकी कर रहा है कि कहाँ कब जाएंगे लोग, बाहर निकलेंगे। तो वो उस घर में पहुँचता है। तो उसके बाद एक केओस, क्योंकि ये फार्स कॉमेडी है, फार्स कॉमेडी में बहुत सारी केओस होती है, बहुत सारी कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाती है। तो वो कन्फ्यूजन इंस्यू होती है और ये उससे कैसे बचेगा, नहीं बचेगा, क्या है वो सारी स्टोरी के लिए प्ले आपको देखना। हाँ, वो तो हम देखेंगे। ज़बरदस्त, बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि लोगों को कि ये 3 दिन के लिए ही लग रहा है, तो लिहाजा बार बार हम रिपीट करेंगे अगर आपने देखना है तो आज। ये तो मेरा ख्याल है रिहर्सल के शॉट्स है ना, सेट तो होगा। मैं वही देख रहा था। हाँ, ये तो रिहर्सल है, सेट बड़े अच्छे सेट्स होते हैं आर्ट्स काउंसिल के, सो इसके लिए भी भरपूर तैयारी की गई है। अच्छा, साथ साथ ये भी बताएं कि जो इनके डायरेक्टर हैं असद गोजर, उनके साथ भी आप लोगों ने पहले काम किया हुआ है? बिलाल, असद गोजर जो हैं मेरे टीचर हैं। एक साल उन्होंने वॉइस पढ़ाया है मुझे, तो उसके बाद ये डायरेक्टोरियल उनका डेब्यू है एज ए डायरेक्टर। एक साल वॉइस पढ़ाया? वॉइस एक्सरसाइजेज होती हैं थिएटर में, तो वो सब्जेक्ट उन्होंने हमें पढ़ाया है, सिखाया है। द थिंग्स दैट यू लर्न हमारे पास जब भी आते हैं, खासतौर पे थिएटर के जब लोग आते हैं, तो हमें एक नई चीज़ जो है वो सीखने को मिलती है। चूँकि शिजा, आपने टीवी भी आप करती रहती हैं और कर चुकी हैं, और थिएटर भी, ज़्यादा मुश्किल क्या होता है थिएटर? क्योंकि वो डायरेक्ट आपको रिस्पांस भी उसी वक्त ही आपको पता चल जाता है वेदर पीपल लाइक इट और नॉट। या बिकॉज थिएटर के पीछे बहुत लंबी हमारी रिहर्सल्स होती हैं।
लोगों को लगता है कि शायद 5-6 दिन किए होंगे, हम 1-1 महीना 2-2 महीने रिहर्सल्स करते हैं। एंड टीवी का तो आपको पता है फ़ौरन लाइंस की और फ़ौरन आपके कट्स भी होते हैं, शॉर्ट रिपीट, मतलब आप उसको रीटेक कर सकते हैं हम उसमें। इसमें कोई रीटेक नहीं है। तो मज़े की बात यह है कि जो हो रहा है ऑन द स्पॉट हो रहा है। अगर अगला भी थोड़ा सा कुछ भी भूलता है या कुछ भी, तो आपको उसे कवर करना चाहिए। और दिस इज कॉल्ड टीम वर्क। अगर 3 होते हैं 4 होते हैं, जैसे नाच न जाने के तो मुताबिक शोज थे, हर शो एग्जैक्ट कॉपी होता है दूसरे की या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंट हो ही जाता है ना चाहते हुए? ऑलवेज अ डिफरेंस, मतलब कि डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी, आपकी एनर्जी कैसी है, आपके कोई एक्टर की एनर्जी कैसी है। कोई कभी कुछ भूल भी तो जाता होगा, भूल हाँ, और फिर कवर अप कर लेते हैं और दूसरा बंदा उसे कवर अप करने के लिए कुछ नया ले आता होगा। एज ए टीम आप एक खेल, इसलिए खेल कहा जाता है इसको कि एज ए टीम आप खेल रहे हैं वहाँ पर, तो ऑडियंस के लिए एक एंजॉयबल प्रोडक्ट निकालने के लिए। जैसे लेट्स सपोज अगर कोई डायलॉग भूल गए हैं तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, अच्छा यू वर अबाउट टू से दैट, so yeah we can say that, थोड़ा सा आप prompt कर रहे हैं हाँ, थोड़ा तुम्हारी बारी है तो लेकिन वो पता नहीं चलता, वो सिर्फ हमें पता लगता है कि भंड हो गया है। ये सीक्रेट्स हैं, हमें नहीं बताने चाहिए। नहीं बताइए जरूर, बड़ा मजा आ रहा है। आई थिंक कि जो हमारे न्यू जनरेशन है जिन्होंने आगे वो थिएटर को परस्यू करना है, उनके लिए ये बहुत अच्छी टिप्स हैं और उन्हें पता होना चाहिए। और जो इतने ज़्यादा लोग इंस्पायर होते हैं जब वो जाते हैं, आप लोगों ने भी किसी का थिएटर वगैरह देखा होगा, एंड हेंस यू आर you know in the field that you are। अच्छा, इसमें क्या एक्सपेक्ट करें वर्चुअस बर्गलर में? एक तो ये हम बता दें कि ये अंग्रेजी प्ले है। हाँ, ये अंग्रेजी है, एग्जैक्टली, हमने नहीं बताया था। ये हमने नहीं बताया था। अच्छा, ये बताइए कि म्यूजिक भी होता है, लाइव म्यूजिक भी कभी-कभार। दिस इज नॉट अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस, ये जो है इट्स स्टोरी बेस्ड, फास्ट कॉमेडी है, तो म्यूजिक का अभी फिलहाल इसमें नहीं है। इसमें कुछ लेट्स होप असद गुज्जर डायरेक्ट समथिंग एल्स, क्योंकि वो म्यूजिक से उनका बहुत अच्छा एक रिलेशन है, तो वो आगे एक म्यूजिकल शायद कुछ प्ले करें। सो आप असद गुज्जर, नबील कुरैशी और ये उनके फाद मुस्तफ़ा, ये तय हो चुका है, मतलब ये कह रहे हैं कि असद गुज्जर ही डायरेक्ट करेंगे तुम्हें अगला? नहीं, बहुत सारे बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं। असद गुज्जर उनका पहला प्ले, एंड आल्सो बिकॉज़ उनकी हम बात भी कर रहे हैं ना, ये वाला तो उन्हीं का ही है। एक्चुअली असद वाज माय कलीग, हमने नाच न जाने में साथ काम किया था। व्हेन ही गॉट टू नो दैट when he got to know that I'm coming to Karachi, so he was like I'm going to direct a play। अच्छा जी, तमाम देखने वाले जो इस वक्त आपको कराची गिरदो नवाब में देख रहे हैं, क्योंकि कराची आपको पता वीकेंड पे बहुत सारे लोग हैदराबाद और अदर सराउंडिंग सिटीज़ पे भी आते हैं, उनके लिए आप बताइए कि कितने बजे ये शो शुरू होगा, टिकट्स कहाँ अवेलेबल होंगे, क्या इन्फॉर्मेशन? ओके, टिकट वाला से आपको टिकट्स मिल जाएंगे, टिकटवाला.pk वहाँ से आपको टिकट्स मिल जाएंगे। 7:30 बजे प्ले स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद हम देखते हैं 1 घंटे तक का ये प्ले हम आपको एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, आई एम श्योर करेंगे। हाँ, ये लग रहा है आपकी। It's going to be a masterpiece। Okay, Shiza says it, you said it, I'll नहीं, आपकी केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, it seems like it's going to be a good one। It is going to be। शिजा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? Do come to watch The Virtuous Burglar on the 11th, 12th and 13th of November, which is today, tomorrow and the day after tomorrow at 7:30 p.m. in Arts Council, Pakistan, Karachi। Presented by Arts Council Repertory। Yes, Repertory। और 1 घंटा परफेक्ट टाइम है, मतलब इससे ज्यादा हो जाए तो थोड़ा ज्यादा लगना शुरू हो जाता है लोगों को। सो वो 1.5-2 घंटे में बात नहीं जाएगी, आप जाएं 1 घंटा प्ले देखें और बाकी अपने काम 1 घंटे बाद निपटा लें। थैंक यू सो मच बिलाल, थैंक यू शिजा, थैंक यू बिलाल, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक गाइस। अच्छा, नाउ यू गाइस नो, अगर आपने क्रिकेट नहीं देखनी, हालांकि क्यों नहीं देखनी, तो लिहाजा आप क्या कर सकते हैं? क्रिकेट तो संडे को है ना, आज कल भी तो है कुछ करने के लिए हमारे पास। क्रिकेट वैसे भी आजकल डे टाइम हो रहा है, 1 घंटे का शो है, वैसे भी शाम को होगा, उस वक्त तक सब निमट चुका होगा। हाँ, एग्जैक्टली। सो यू कैन वॉच इट इवन ऑन संडे। जीत चुके होंगे, कैन आई से दैट? जीत की सेलिब्रेशन में जाके भी आप ये खेल देख सकते। और आपको पता ही है, सारे ये खुश हैं अपनी जीत पर, अपने फाइनल में पहुंचने पर। मैं किसी की हार पे खुश होने की बात नहीं करूंगा, लेकिन कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान ने जिस तरह 10 विकेटों से हिंदुस्तान को हराया था उसकी याद दहानी कराते हुए कहा कि फिर संडे को हो जाए मुकाबला, क्योंकि कल इंग्लैंड ने भी ऐसा ही किया है ना कुछ। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं साथ साथ मेरा एक दिल में खदशा है, अब्दुल्ला कहूँ या बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं कहूँ? नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूँ ना, इतना काफ़ी है कि 152 for 0 था हमारा टोटल हमारी कारकर्दगी, और वर्सेस 170 कल की इंग्लैंड की कारकर्दगी। हाँ, लेकिन मैं कहना है जस्ट से कि मेरे दिल में जो एक खदशा सा है वो ये है कि इंग्लैंड रीच दिस टोटल इन 16 ओवर्स with 4 to spare। खासी खौफनाक बात है। थोड़ा सा हमें तैयारी में मजीद दम डालना चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट एन ईजी टीम।
Inshallah, I still have faith with Pakistan team and we will win inshallah. Having said that, ये एक तगड़ा अच्छा हैविंग सेड दैट हमारे हमसाए में कुछ लोग हैं जो हमें ग्रेस याद करा रहे थे। इरफान पठान की हम बात कर रहे हैं जब हम जीत गए और हम ये सोच रहे थे कि हम हारें या जीतें, और हार जीत दोनों ही खेल का हिस्सा है। पाकिस्तान ग्रेसलेस हरकतें तो कभी नहीं करता। अच्छा एग्जैक्टली, मतलब आई एम सॉरी, अगर ग्रेसलेसनेस की अगर कोई बात हो तो वो एसोसिएशन हमसे नहीं हो सकती, अलबत्ता आपसे तो होती रहती है। तो ये मेरा ख्याल है ये जरा अहेड ऑफ इट्स टाइम इन्होंने ये बात कर दी। ये ऑस्ट्रेलिया में गालिबन हवा में उड़ते हुए इरफान पठान किन हवाओं में उड़ रहे थे? Anyway, so this is what is happening inshallah. Abdi Saab is waiting for us, career counselor and educationist. बहुत शुक्रिया Abdi Saab। पाकिस्तान में यूके ग्रेजुएशन गेटवे कायम किया गया है। आप अब्दी साहब से भी क्रिकेट की बात नहीं, हम ज़रा तालीम की बात करेंगे, उस पर ज़रा अलग से बात होनी चाहिए, क्योंकि व्हेन तालीम की बात हो उस पर कोई इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। सो अब्दी साहब, उसके नतीजे में पाकिस्तानी तलबा पाकिस्तान में रहकर क्या इंटरनेशनल डिग्रीज़ हासिल कर सकेंगे, ज़रा एक्सप्लेन कर दें, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ दीगर ममालिक की तरह हमें किस तरह से फैसिलिटेट करेंगी इसमें? ये जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान से इंटरनेशनल एजुकेशन गेटवे यूके, ब्रिटिश काउंसिल और हायर एजुकेशन के दरमियान, ये इसलिए हुआ था कि यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसनेशनल एजुकेशन में एक्टिविटीज़ कर सकें। रिसर्च कोलैबोरेशंस हैं, जॉइंट डिग्रीज़ हैं, कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि इंटरनेशनलाइजेशन आता है, और यकीनन आप सही कह रहे थे कि कुछ लोग, कुछ बच्चे जो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते किसी भी वजह से, उन्हें पाकिस्तान में इंटरनेशनल एजुकेशन मुयस्सर आए और वो एक रिकग्नाइज्ड डिग्री कर सकें, और इसके लिए जो है वो ये मुआहदा एक बड़ा अहम मुआहदा साबित हो सकता है। लेकिन अभी हमें इस पर बड़ा काम करना है। पाकिस्तान का एक बड़ा जो है ग्रुप तलबा का, एक बहुत बड़ी तादाद तलबा की बैरून मुल्क जाती है। अगर वो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ अपना कैंपस बनाएंगी तो उनके लिए एक अच्छा खासा मार्केट शेयर अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा खुशाइंद वो होगा कि अगर पाकिस्तान में वो आएँ और यहाँ पर कायम करें अपनी कैंपसेस। थैंक यू आब्दी साहब फॉर एक्सप्लेनिंग दैट टू अस। अभी हम जाते जाते टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया, लेकिन एक ट्रिब्यूट देना है, और ट्रिब्यूट है जी टीवी, रेडियो और फिल्म के गुलकार ए नैयर की आज 6ठी बरसी मनाई जा रही है। और क्या उनके गाने और खासतौर पे 1955 में पैदा हुए, ये मेरा फेवरेट गाना है इनका। खैर, संडे के लिए तैयारी पकड़ लें। हाँ। आपने किधर देखना है मैच वो डिसाइड कर लें, क्या खाना पीना है वो कर लें। क्या बाज़ रिश्तेदार दोस्त ऐसे होते हैं जिनके घर जो मैच देखा जाता है हार जाते हैं, उनके घर बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। जिन रिश्तेदारों के घर, दोस्तों के घर मैच जीतने की रिवायत पड़ी हुई है वहीं पे जाइएगा, क्योंकि ये पैटर्न था। मुझे याद है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारे घर बचपन में जो भी गैदरिंग होती थी ना मैच की, हम हार जाते थे। कितनी बुरी बात है, यानी कुछ आप कहने का मतलब है किसी शक्ल पे आ जाता है ये हारे हुए लोग। नहीं बात सुन, नहीं ये होता है, बस कुछ पड़ जाता है, कुछ ऐसा सिलसिला हो जाता है। और हमारे एक मामू है, उनके घर जो भी मैच देखा जाता है वो जीत जाते हैं। एक तो आपके ये वाले मामू जो है ना, अच्छा ये तारीफ की है मामू। नहीं वो जीत जाते हैं, मैं कह रहा हूं हमारे घर हारते थे। अच्छा ओके। और इंशाल्लाह हम जब फाइनल जीत जाएंगे ना, क्योंकि हम जीतेंगे, तो एक तो हमने मंडे को सेलिब्रेशन करनी है, और अपने पड़ोसियों को भी तसल्ली देंगे दैट इट्स ओके, हार जीत हो जाती है। इट्स ओके, रियली ओके, वी कैन सी यू, सो बाय।